जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम आपके कक्षा के साइंस के ऑब्जेक्टिव पोर्शन को देखेंगे। आपके परीक्षाओं में कुल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको केवल 40 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, जिसके लिए आपको पूरे 40 नंबर मिलते हैं। इसमें आपको नंबर उठाना सबसे आसान काम होता है। आप सब्जेक्टिव में कुछ भी लिखिएगा, थोड़ा बहुत नंबर कटने का चांस रहता है, लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में बिल्कुल भी नंबर नहीं कटता है। जो भी आप सही बनाइएगा उसके लिए 1 नंबर पूरा का पूरा मिलता है। उसे भी आपके लिए सबसे आसान काम इसलिए है क्योंकि 80 ऑब्जेक्टिव जो आपसे पूछे जाएंगे उसमें से आपको केवल 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। यानी जो 40 आपको कठिन लगते हैं उसको आप पहले से ही अलग करके हटा दीजिएगा। जो आपको सही लगते हैं, आसान लगते हैं, वो 40 प्रश्नों का आप जवाब दीजिएगा और उसके लिए आपको पर्याप्त 40 नंबर मिलेंगे। ठीक है, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। हम एक एक करके सभी सब्जेक्ट का वीडियो लाएंगे और एक से अधिक वीडियो लाएंगे एक सब्जेक्ट के लिए। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। प्रत्येक सेट में 80 प्रश्न जो होते हैं आपके सेक्टर के हैं वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। साथ ही साथ आप अपने आप को भी आंकिएगा कि आपसे कितना ज़्यादा इसमें सही हो रहा है या फिर आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, क्योंकि आपकी परीक्षाएं नज़दीक है और हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी भी ज़ोर शोर से चल रही होगी। तो आप तैयार रहिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो पहला प्रश्न है आपका, अवतल लेंस का आवर्धन m किसके बराबर होता है? अवतल लेंस का आवर्धन जो है m वो v/u के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है उत्तर है आपका। आप अपने आप को आंकते जाइएगा, आप प्रयास कीजिएगा ये दिखाने का कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, अपने आप को आंकिए, अभी से आप तैयारी कीजिएगा तो आपके परीक्षाओं में आपको सहूलियत मिलेगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? गोलीय दर्पण में फोकसांतर, फोकसांतर मतलब फोकस दो, यानी एफ और क्या कहता है वक्रता त्रिज्या आर, इस दोनों के बीच क्या कॉम्बिनेशन है, क्या संबंध है? तो इसके बीच जो है आर इज इक्वल टू 2f, आप जरूर पढ़े होइएगा। आर इज इक्वल टू 2f, ये सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, हम डिटेल में इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि आपका जो है समय बचे, क्योंकि आपकी परीक्षाएं नज़दीक है, तो ज़्यादा समय हम आपका बर्बाद नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपको सब कुछ पढ़ा हुआ है, हम स्पीड में आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, मानव नेत्र में क्या होता है या क्या नहीं होता है? ऑप्शन पढ़िएगा। तो मानव नेत्र में कहता है किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होता है, लेंस होता है। अवतल लेंस होता है? नहीं, अवतल लेंस नहीं होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, उत्तल लेंस होता है, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, दर्पण तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कहता है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है? यानी मानव नेत्र में जो हम जो भी देखते हैं वो मानव नेत्र में यानी हमारे नेत्र में किस भाग पे बनता है? तो ये जो है आपका रेटिना पे बनता है। रेटिना को ही हम लोग दृष्टि पटल कहते हैं, यानी यहीं पे सब फोटो बनता है जो भी हम देखते हैं। कॉर्निया जो है, कॉर्निया ऐसा पार्ट है जो कि आँख जो दान देते हैं, नेत्र दान में देते हैं, उस पार्ट को दान किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? विद्युत जनित्र यानी इलेक्ट्रिक मोटर जो है, यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है, ठीक है, ये जो है इसका किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ठीक है, स्पीड में आगे बढ़ते हैं। आपके जो है परीक्षाओं की तैयारी हम आसानी से और जल्दी जल्दी करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? बायोगैस ईंधन का स्रोत इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा, क्योंकि लकड़ी जो है वो भी बायोगैस ईंधन का स्रोत है, गोबर भी गैस भी बायोगैस ईंधन का स्रोत है और कोयला भी बायोगैस ईंधन का स्रोत है। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, इसमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है? तो ईंधन और जिसमें जीवाश्म पाया जाता हो, तो ये जो है आपका कोयला इसका सही उत्तर हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कोयला है इसमें से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको प्रकाश स्रोत कहते हैं, यानी लाइट सोर्स कहते हैं। जहां से निकलेगा उसको सोर्स कहेंगे, स्रोत कहेंगे। ठीक है, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? ये तो आप सभी को पता होगा, खतरा मतलब लाल, यानी जहां भी खतरा होता है उसको जो है हम लोग लाल से डिनोट करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं?
1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को 1 वाट कहते हैं। ठीक है, 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को 1 वाट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य तथा अन्य तारों का विशाल ऊर्जा का स्रोत जो है वो आपका नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन की वजह से ही सूर्य जो है इतना ज़्यादा ऊर्जा दे पाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है? दर्पण सूत्र आप लोग पढ़े होइएगा, तो इसका जो है ये हो जाएगा यू 1/v इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सॉरी, बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसी को उल्टा करके भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u भी दिया जाता है। तो आप लोग वहाँ पे घबराइएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। टिंडल प्रभाव कहाँ देखा जा सकता है? यही ना, टिंडल प्रभाव जो है वो जंगलों में देखा जा सकता है। कहाँ देखा जा सकता है? जंगलों में देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारों के टिमटिमाने की व्याख्या जो है, तारा जो टिमटिमाता है वो अपवर्तन के सिद्धांत की वजह से टिमटिमाता है। अपवर्तन, तारा जो टिमटिमाता है वो अपवर्तन की वजह से टिमटिमाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र जो होता है उसके रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो किस प्रकृति का होता है? वो जो होता है वास्तविक और उल्टा होता है, यानी हम जो भी देखते हैं वो वास्तविक और उल्टा होता है। उसका जो डायग्राम बनता है हमारी आंखों पे वो वास्तविक और उल्टा बनता है। अगला प्रश्न है आपका, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या है? ये तो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा आपका सही है, 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो इसका सही उत्तर जो है आपका 2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, हम चाहते हैं आपका समय बर्बाद ना हो, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड में खींच रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? ऐसा कौन सा उपकरण है जिसमें धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो वो कुंडली में नहीं होता है। एमीटर में होता है, वोल्ट मीटर में भी होता है और विद्युत सेल में भी होता है। तो कुंडली में जो है आपका धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? लघु पथन जब हो रहा होगा, किसी परिपथ में लघु पथन जब हो रहा होगा तो उस समय विद्युत धारा का मान क्या होगा? उस समय जो होगा विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होता है। ठीक है, बहुत अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज जो है फैराडे ने किया था। किसने किया था? फैराडे ने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज फैराडे ने किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस होता है, अब ऑप्शन पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है। कहता है सभी जगह समान मोटाई का होता है, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, या फिर आपका किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तल लेंस जो होता है वो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ठीक है, बाकी उत्तर जो है आपका, बाकी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है? सजातीय ध्रुवों के बीच जो होता है यानी सेम जाति का जो होगा उसके बीच प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। वही अगर विजातीय ध्रुव होगा तो उसमें क्या होगा? आकर्षण होगा। यानी सेम ध्रुव होता है तो क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, और विजातीय ध्रुव जो होता है अलग अलग ध्रुव होता है तो वो होता है आकर्षण होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत मोटर जो है वो आपको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, विद्युत मोटर जो है आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक प्रति मीटर होता है, यानी मीटर प्रति मीटर होता है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। अगला प्रश्न है आपका कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश का रंग जो है नीला क्यों दिखता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। आकाश का रंग जो है नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज जो है वो फैराडे ने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज
फैराडे ने किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। कहता है प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार का बराबर है, यानी ऐसा कौन सा प्रतिबिंब होगा, कौन सा दर्पण होगा जिसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होगा। यानी आपको वो दर्पण का नाम बताना है जिसमें जो है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। ये आप आसानी से समझ सकते हैं, समतल दर्पण जो कि हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। समतल दर्पण में वस्तु का आकार जो है प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। आगे समझते हैं। कहता है 1 किलोवाट बराबर क्या होता है। 1 किलोवाट बराबर जो होता है वो आपका होता है 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल होता है। 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः जो है एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल कहा जाता है। एसिटिक एसिड ही इसको कहते हैं। एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक एसिड, ठीक है, सब एक ही। आगे बढ़ते हैं। कहता है भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं। भारतीय संगीत प्रणाली में जो है संगीत के कितने सुर होते हैं, तो वो जो है आपका हो जाएगा इसका 7 सुर होता है। ठीक है, 7 सुर होता है। जो भी संगीत बनते हैं हमारे यहाँ उसमें 7 सुर होता है। इसको आप लोग म्यूजिक के सेक्शन में पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति क्या हो जाती है। वायु रोधी बर्तनों में, जिसमें वायु नहीं जाता है, वैसे बर्तनों में जो है खाद्य सामग्री, खाने की सामग्री जो रखेंगे उसमें उपचयन की गति क्या होगा। उपचयन क्या होगा, धीमा होगा, तेज होगा, बराबर होगा या अति तेज होगा। तो धीमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। अभिक्रिया दिया हुआ है C2Cu प्लस O2 इज इक्वल टू 2CuO। तो ये कहता है कि इसमें क्या कथन जो है वो सही है। तो पहला ऑप्शन है आपका कॉपर का ऑक्सीकरण। इसमें जो है कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है और यही प्रश्न जो है, यही ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है आपका। आगे बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। कहता है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग सफ़ेद होता है, श्वेत होता है, व्हाइट होता है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है वो सफ़ेद, श्वेत या व्हाइट, जो भी ऑप्शन में मिलेगा उसको मार दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है आपका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है क्या कि समीकरण CaCO3 उष्मा देंगे इसमें CaO और प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और आगे बढ़ते हैं। कहता है किस प्रकार का समीकरण है। ये जो समीकरण है ये किस प्रकार का समीकरण है। तो ये जो समीकरण है ये वियोजन समीकरण है। ठीक है, ये वियोजन समीकरण है। वियोजन समीकरण क्या होता है आप लोग डिटेल में पढ़े होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। ये बहुत बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने से जो होता है क्या होता है, कौन सा यौगिक बनता है, कौन सा यौगिक बनता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका FeO4, Fe3O4। ठीक है, Fe3O4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है। हमारे शरीर में जो है pH मान जो है कितने परास के बीच कार्य करता है। तो ये जो है 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। 7 से pH मान 7 से 7.8 के बीच होता है। अगला प्रश्न है आपका रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है। रक्त में शर्करा का जो स्तर है वो इंसुलिन नियंत्रित करता है। इंसुलिन, यही जो होता है इंसुलिन का कमी होता है तो क्या होता है, इंसुलिन की कमी से क्या कौन सा रोग होता है आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम मेरे दिमाग से भी उतर रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है। निम्न में से कौन सा जो है आयनिक यौगिक है। ठीक है, कौन सा आयनिक यौगिक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका CaCl2, CaCl2। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण से संयोग नहीं करता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण से संयोग नहीं करता है। कमेंट में जरूर लिखिएगा आंसर आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सोना, गोल्ड। गोल्ड जो है वो आपका ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। अगला प्रश्न है आपका कि शुद्ध सोना को कितने कैरेट में व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट में। शुद्ध सोना को 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। और आप इतना जानिए कि शुद्ध सोना से कभी भी आभूषण नहीं बनता, यानी 24 कैरेट का कभी भी आभूषण नहीं बनता है।
आगे देखिएगा, कहता है वायुमंडल में CO2 गैस उपस्थित होता है, यानी वायुमंडल में जो है CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है, कितना उपस्थित है वायुमंडल में जो है CO2 कितना प्रतिशत है, तो 0.03% है। वायुमंडल में CO2 0.03% है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र जो होता है वो आपका होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4 होता है। इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका, कार्बोक्जिलिक एसिड समूह कौन से हैं। कार्बोक्जिलिक एसिड समूह कौन से हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका COOH, ठीक है, सिंगल आयन COOH। अगला प्रश्न है आपका कि सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो इसका हो जाएगा उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा आपका 3 होता है, ठीक है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 3 होती है। अगला प्रश्न है आपका, आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियां होती है, यानी आवर्त जो है कितना होता है, तो आवर्त सारणी में जो है आवर्त की संख्या जो है वो आपका 7 होता है। 7 आवर्त होते हैं, आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होता है। अगला प्रश्न है आपका, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसी को POP बोलते हैं अपनी भाषा में, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। इसी को हम लोग कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है, किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या जो है वो आपका जो है 8 होता है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होता है। अगला प्रश्न है आपका कि एक एक PM यानी एक पिकोमीटर में कितने मीटर के बराबर होता है। एक पिकोमीटर जो होता है वो कितने मीटर के बराबर होता है, तो एक पिकोमीटर जो होता है आपका 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। एक पिकोमीटर जो होता है आपका 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है आपका, इथेनॉल की क्रियाशील मूलक क्या है। इथेनॉल का क्रियाशील मूलक जो है आपका सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर A सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में जो भाग लेता है, जो पदार्थ भाग लिया वो क्या कहलाएगा, तो भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग अभिकारक कहते हैं, ठीक है। प्रतिफल वो होता है जो बन करके तैयार होता है। अगला प्रश्न है आपका कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। साधारण नमक जो हम लोग खाते हैं उसका रासायनिक सूत्र जो होता है NaCl होता है, ठीक है। इसी को हम लोग हिंदी में सोडियम क्लोराइड कहते हैं। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं, कहता है कि निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है। इसमें से जो है कौन सा बायोगैस है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका CH4, यानी मीथेन जो है, मीथेन एक बायोगैस है। CH4 क्या है, मीथेन है, और मीथेन जो है बायोगैस है। अगला प्रश्न है आपका कि पोटेशियम, जिसको हम लोग K से संकेतित करते हैं, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है। पोटेशियम की परमाणु संख्या जो है वो आपका जो है 19 होता है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है। और अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है। कौन दुर्बल अम्ल है, किसको हम लोग दुर्बल अम्ल के नाम से इसमें चुन सकते हैं, तो दुर्बल अम्ल इसमें से जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा CH3COOH, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कार्बन क्या है। कार्बन क्या है, धातु है, अधातु है या उपधातु है। कार्बन क्या है, कार्बन क्या है, तो ये आपका अधातु है, कार्बन अधातु है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कहता है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट बनता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से जाइगोट बनता है। अगला प्रश्न है आपका, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है। किसी जीव की जीनी संरचना जो है वो आपका जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहते हैं, ठीक है। किसी जीव की जीनी संरचना जो है वो आपका जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। ऑप्शन नंबर B सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है आपका कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन सा है। यानी मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता इनमें से कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका सांप। सांप जो है आपका तृतीय उपभोक्ता है। सर्प जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग,
रक्त में जो है आयरन की कमी से, खून की कमी से, खून में जो है आयरन की जो कमी हो जाती है उससे एनीमिया रोग होता है। ठीक है, एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग को ही हम लोग रक्त अल्पता कहते हैं। ठीक है, खून की कमी से होता है, यानी खून में आयरन की कमी से होता है। आगे का प्रश्न है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में जो पोषण होता है उसका विधि कौन सा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मृतजीवी, यानी कवक जो है मृतजीवी पोषण करता है। अगला प्रश्न है आपका, ऑक्जिन क्या है। ऑक्जिन क्या है। ऑक्जिन क्या है, वसा है, एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट है या हार्मोन है। तो ऑक्जिन जो है वो हार्मोन है। ऑक्जिन क्या है, हार्मोन है। अगला प्रश्न है कि मानव में डायलिसिस थैली होती है ना, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में जो है डायलिसिस थैली है क्या है, यानी नेफ्रॉन है। क्या है, डायलिसिस थैली जो है वो नेफ्रॉन है। अगला प्रश्न है आपका कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। खाना जो हम लोग खाते हैं वो जो पचता है तो उसका पचना जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उसको हम लोग कहेंगे उपचयन। भोजन का पाचन जो है उपचयन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है आपका कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। संगलन को क्या कहते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है आपका, इसका उत्तर हम लोग ऊपर बता चुके हैं आपको, इस ऑप्शन में आपका उत्तर नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से एक लिंगी पादप का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो कहता है कि सरसों है, गुड़हल है, पपीता है, मटर है। तो पपीता सही उत्तर हो जाएगा। पपीता जो है एक लिंगी पादप का उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, यानी कौन सा है जिसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है, इसमें से जो दिया गया उत्तर ऑप्शन है आपका, इसमें से जो है ईस्ट में मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है। ईस्ट में जो है मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है। अगला प्रश्न है आपका, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर यानी मादा एनाफिलीज नाम होता है, यानी मलेरिया जो है मादा एनाफिलीज के द्वारा फैलाया जाता है। तो यह किस तरह के जल में उत्पन्न होता है, साफ जल में या गंदा जल में या मीठा जल में या इनमें से सभी जल में। तो मादा एनाफिलीज मच्छर जो है जो मलेरिया का वाहक बनता है, वो जो है आपका गंदा जल में उत्पन्न होता है। इसलिए गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, गंदा जल आसपास में जमा होने नहीं देना चाहिए। अगला प्रश्न है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो है किस जल में उत्पन्न होता है, यानी किस तरह के जल में। डेंगू वाला जो मच्छर है वो अलग प्रजाति का होता है, वो किस जल में, वो साफ जल में उत्पन्न होता है। किस जल में, साफ जल में। मलेरिया वाला गंदा जल में और डेंगू वाला साफ जल में। कहता है ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में, एक्सोस्फेयर में, आयनोस्फेयर में या ट्रोपोस्फेयर में। तो ओजोन परत जो पाई जाती है वो आपका स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में। अगला प्रश्न है आपका कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का ग्रहण करता है, ऊर्जा ग्रहण करता है, वो क्या होता है, उत्पादक होता है। क्या होता है, ऊर्जा ग्रहण करने वाला जो होता है वो उत्पादक होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा ग्रहण करने वाला उत्पादकता होता है। अगला प्रश्न है आपका कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो क्या है, ऊर्जा का वाहक है या संग्राहक है या ऊर्जा का सिक्का है। इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये सभी सही है। अगला प्रश्न है आपका कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए इसमें से क्या आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए जो है आपका इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी चाहिए। पौधा स्वपोषी पोषण करता है तो उसको ये सब चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, यानी इनमें से सभी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण जो पौधों के द्वारा किया जाता है, इससे किसकी प्राप्ति होती है, तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। शुक्राणुओं का मोचन शुक्रवाहिका में होता है। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, शुक्रवाहिका में होता है। अगला प्रश्न है आपका ओजोन परत के अवक्षय में से कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती है। ओजोन परत के अवक्षय से कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती है। तो ओजोन परत के अवक्षय से कैंसर रोग, त्वचा कैंसर होता है, मोतियाबिंद होता है, उत्परिवर्तन होता है, यानी इनमें से सभी सही उत्तर है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि अगला प्रश्न है कि
अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। ऑप्शन है डीएनए अणुओं में, जीव द्रव में, तंत्रिका तंत्र में या मस्तिष्क में। तो ये हो जाएगा अनुवांशिक लक्षण जो है डीएनए में होता है, ठीक है। डीएनए जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसी को मजाक के लहजे में एक फिल्म आया था अक्षय कुमार का, जिसमें जो है आप लोग को याद होगा शायद, कौन सा, इंटरटेनमेंट, उसमें एक डायलॉग था डाइडीज नाजायज औलाद। तो आपको वो वाला फुल फॉर्म नहीं याद रखना है, यहाँ पे आपको याद रखना है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न है आपका, एक नर हार्मोन जो है क्या है, इसमें से जो है कौन सा नर हार्मोन है। तो नर हार्मोन जो है आपका इसमें से टेस्टोस्टेरोन है। कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन एक नर हार्मोन है। अगला प्रश्न है आपका, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो आपका वृषण में होता है। कहाँ होता है, वृषण में होता है। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। अगला प्रश्न है आपका कि किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। मेंडल भी शॉर्ट में याद रखिएगा आप तो काम चल जाएगा। अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है किसके द्वारा। तो एक कोशिकीय शैवालों में जो है जल का परिवहन विसरण के द्वारा होता है। ये आपका सेकेंड लास्ट प्रश्न था। इसके बाद एक आखिरी प्रश्न बचेगा। तो कहता है कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है विसरण के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका कि मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। मछली जो हम लोग खूब खाते हैं उसके हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो उसके हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं। और इसी के साथ आपका ये 80 क्वेश्चन का सेट खत्म हुआ। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव का एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे आपको मैं इसमें कवर करवाऊँगा, और आप ज़रूर देखिएगा हर एक वीडियो को, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया था। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए